कहते हैं, जहाँ पर तमाम फैसले डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से हो रहे हैं और जहाँ पर जो है वो फर्म्स जो है वो उस प्राइस पर बेचने के लिए मजबूर हैं जहाँ पर के तमाम की तमाम फर्म्स जो हैं वो प्राइस टेकर हैं, यानी इन्हें हर सूरत जो है इसी प्राइस पर बेचना है जहाँ डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं। और इसलिए पहली तो इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि तमाम फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर है, इन्हें वही प्राइस लेनी है जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन्हें देंगी। और दूसरी बात ये है कि ये प्राइस टेकर होने के साथ साथ ये भी जाहिरी बात है, फिर तय होगी बात कि यहाँ सेम प्राइस जो है वो अज्यूम की जाती है और तमाम फर्म्स को जो है वो सेम प्राइस पर ही प्रोडक्ट को बेचना है, तो प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस। तो यहाँ पे आपके आ गई क्वांटिटी और यहाँ पे आ गई आपकी प्राइस। तो ये जनाब वो सेम प्राइस है जिस पर आप प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो तमाम फर्म्स जो हैं वो सेम प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचेंगी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस मॉडल में जो है वो सेम प्राइस के अलावा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो अंडर द परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है, ठीक है। सो नो सिंगल बायर और सेलर इज एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। एक से अकेला सेलर या बायर जो है प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस है, यानी जितनी भी फर्म है वो आइडेंटिकल परफेक्ट प्रोडक्ट बेच रही हैं और इसमें किसी भी लिहाज से कोई भी फ़र्क नहीं है। और फिर बात यह है कि यहाँ फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट भी है, तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहे आप मार्केट में आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। और बायर और सेलर जो है फुली अवेयर हैं ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, तो इन्हें पूरी तरह आगाह है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। तो ये तो बच्चों एक साइड होगी ना हमारी जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स थे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन कल आपने देखा कि हमने जो रेवेन्यू कर्व्स हैं उस पर भी बात की थी और रेवेन्यू कर्व्स के हवाले से हमने ये कहा था कि इसका ये जो कर्व है विच इज डिजाइन ओवर हियर, ये जो कर्व है इसको हमने क्या नाम दिया था? क्योंकि तमाम बच्चे हमें बता सकते हैं कि इसको हमने क्या नाम दिया था। शाबाश। तो इसको हमने नाम दिया था, ये कर्व जो है यहाँ प्राइस थी जी। शाबाश। ये कर्व का क्या नाम था जी? बताइए, इसको आप क्या कहते हैं? ये एवरेज रेवेन्यू है और प्राइस, ये डेफिनेटली एवरेज रेवेन्यू प्राइस होती है और इसके अलावा ये मार्जिनल रेवेन्यू भी है इनका। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का ये मार्जिनल रेवेन्यू भी है और एवरेज रेवेन्यू भी है। कल ये भी बात हुई थी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो ये बात तय हुई थी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा जी। शाबाश। हमने ये कहा था जहां, बिल्कुल सही, जहां MC इसे कट करता है। तो MC का जो है हमने ये हिस्सा लिया था जो उसका अपराइजिंग पार्ट है और हमने कहा था ये इसका इक्विलिब्रियम। इसके इक्विलिब्रियम से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हम P1 प्राइस यानी OP1 प्राइस और OQ1 जो है वो क्वांटिटी सेल करेंगे, ये तय हो जाता है। अब मसला रह गया था कि इसकी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है फर्म या लॉस में जा रही है, इसकी चंद एक कंडीशंस थी। इसके अंदर मैंने कहा था कि एवरेज कॉस्ट जो है वो रोल प्ले करेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने डायग्राम्स बनाई, बहुत हद तक अच्छी डायग्राम बनाई, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी असूलों को देखा नहीं। मिसाल के तौर पे बाज़ बच्चों ने डायग्राम बना के भेजी है, उसमें एवरेज कॉस्ट जो है बाय प्रिंसिपल होता है कि एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे कट करता है। शाबाश बच्चों। एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट हमेशा कहाँ पे कट करता है? शाबाश। एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जब डायग्राम बनाई तो मिनिमम पॉइंट जो है एवरेज कॉस्ट का वो यहाँ रखा हुआ था, यानी उन्होंने ये कर्व बनाई थी इस तरह से। जब मैंने देखी तो मोस्टली बच्चों की कर्व इस तरह की थी। ये आप देखिए, ये तो असूली तौर पे खराब हो गया ना काम। होना तो ये चाहिए कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट यहाँ से होके गुजरे, उसके बाद आगे जो होता होने दें,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज कॉस्ट का ये जो पॉइंट है ये बहरहाल यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे मिनिमम पॉइंट जो है वो राइज करता है। तो अगर एवरेज कॉस्ट जो है वो यहाँ पे प्रिवेल कर जाए तो फर्म जो है वो प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी? शाबाश जी शाबाश। फर्म प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी? फर्म प्रॉफिट में होगी। और इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिखती है किताब, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और हम इसको एब नॉर्मल प्रॉफिट भी कह देते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और बाहर जगह लिखा होता है एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका एब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहां से आप एक लाइन जो है इस तरफ मिला देंगे इस तरह से, ये मैच इट लाइक दिस। तो यहां से पता चल जाएगा कि ये आपका जो है ये प्रॉफिट है, चूंकि कॉस्ट आपकी नीचे है, ठीक है, और प्राइस आपकी ऊपर है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कर्व को हर सूरत जो है वो इसके मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से गुजरना चाहिए, इसके मिनिमम पॉइंट से गुजरना चाहिए, यानी कि मिनिमम पॉइंट एवरेज कॉस्ट का जो है वो यहां पर होना चाहिए, समवेयर हियर। इसके बाद ऊपर चली जाए, ठीक है जी। तो मिनिमम पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो कॉस्ट है ये नीचे है और प्राइस ऊपर है, प्राइस ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, तो ये जो है इसका प्रॉफिट है। क्लियर हो गया जी सवेरा बेटी? क्लियर है जी सवेरा बेटी? क्लियर है जी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, हमें ये बताना है कि इसमें रेवेन्यू कितना है। तो रेवेन्यू जो है वो कितना है, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसकी कॉस्ट कितनी है, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसका प्रॉफिट कितना है, तो आप ये बता सकते हैं। वो कैसे? देखिए इसमें ये बताना ज़रूरी है कि कहाँ एक्स एक्सिस है, कहाँ वाई एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस पे कौन से वेरिएबल है, वाई एक्सिस पे कौन से हैं। एवरेज कॉस्ट का क्या लेबल क्या है और मार्जिनल कॉस्ट का लेबल क्या है। इसमें ये भी बताना ज़रूरी है कि ई जो है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये बताना भी ज़रूरी है। और ये बताना भी ज़रूरी है कि यहाँ प्राइस जो है वो OP1 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो OQ1 है। लिहाजा ये सारी बातें आपको लिखनी है वहाँ पे। और फिर आपको जो है वो बताना है कि सिंस, फिर आपको बताना है पहली बात एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है, AC का क्या मतलब है, MC का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E पर है, और आपकी प्राइस जो है वो P1 है, और आपकी क्वांटिटी जो है वो OQ1 है। और चूंकि एवरेज कॉस्ट बिलो है, तीसरा पॉइंट, एवरेज कॉस्ट बिलो है। किससे बिलो देखते हैं हम हमेशा? एवरेज कॉस्ट को हमेशा हम देखते हैं कि जनाब जो है वो अगर बिलो है, किससे बिलो है? बिलो द एवरेज रेवेन्यू, बिलो एवरेज रेवेन्यू मींस फर्म इज इन। तो जब एवरेज कॉस्ट बिलो हो किससे? एवरेज रेवेन्यू से, तो इसका मतलब क्या होगा? फर्म प्रॉफिट में या लॉस में है? फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में? क्या बताएंगे आप? योर एवरेज कॉस्ट कर्व इज बिलो, सो फर्म इज अर्निंग, so means firm is earning super normal profit। तो कितनी बातें बताई बच्चों? पहली बात आपने बताई कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, AR का मतलब क्या है, MR का मतलब क्या है, ये सारे आपने बताने, जितने कर्व हैं सारे बताने। उसके बाद आपने बताना है कि E पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है और OP1 हमारी प्राइस है और OQ1 हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और फिर आपने हमें बताना है कि एवरेज कॉस्ट चूंकि बिलो है AR से, लिहाजा फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। ये तीन बातें आपने बतानी है, ठीक? तो ये बातें आप बता सकेंगे जी? शाबाश, ये तीन बातें आप बता सकेंगे।
यानी आप जी लिख के एंटर कर दें तो मेरी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जी ठीक है, आप ये 3 बातें बता सकेंगे। क्लियर जी? तमाम बच्चे शाबाश, ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, तो तमाम बच्चे कह रहे हैं कि हम इसको बता सकेंगे, तो ये तो अच्छी बात हो गई। ठीक है, अब देखिए जैसे कि जी .3 बताता है कि ये प्रॉफिट में है। ठीक है, ठीक है, .3 बताता है कि ये प्रॉफिट में है, चूंकि कॉस्ट नीचे है, ये कॉस्ट है, ये नीचे है, और ये मुनाफा है, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू ऊपर है, प्राइस ऊपर है। तो अगर तुम्हारी प्राइस 10 रुपये हो और कॉस्ट तुम्हारी 7 रुपये हो तो तुमको ये नुकसान में जा रहा है। नीचे कॉस्ट है तो नीचे कॉस्ट कम होगी ना भाई मेरे। देखिए अगर हमने नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है तो सबसे पहली बात ये है, मैं यह कहता हूं कि ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। यहां पे ये मेरी जो है ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक है जी, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू भी है और मार्जिनल रेवेन्यू भी है, ये मेरी प्राइस है। ठीक है जी, P1। अब यहाँ पे ये OQ1 हो गया जी, ठीक होगी बात। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, 1 मिनट, हम इस डायग्राम को सबसे पहले अगर वही बातें मैं रिपीट कर दूं कि सबसे पहले पॉइंट में लिखना है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या चीज शो करता है, एवरेज कॉस्ट कर्व, एसी क्या है, एमसी क्या है, एआर क्या है, एमआर क्या है, ये सब आपने लिखने हैं, लेबल लगाने हैं आपने। दूसरी बात आपने बतानी है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ई पर है, यानी ये ई जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इसके हवाले से आपने ये बताना है कि OP1 हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, OP1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है हमारी वो OQ1 है। ये अब अगर इसमें से हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए इस तरह से, तो यहाँ पे भी देखिए एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट किस पॉइंट पर कट कर रहा है उसके, शाबाश, एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे कट कर रहा है, वेयर द एवरेज मार्जिनल कॉस्ट इज कटिंग टू, तो मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मिनिमम पॉइंट पे कट कर दिया। तो आप ये कहेंगे पॉइंट नंबर 3 में since average cost curve is tangent on AR at point E, so there is normal profit। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म। उसकी वजह यह है कि एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे चारों फैक्टर्स का रिटर्न होता है, लैंड के लिए रेंट होता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होता है, लेबर के लिए वेज होती है, तो चौथा फैक्टर गैर नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा सा मुनाफा होता है, लेकिन ये उतना मुनाफा होता है जिससे उसका गुज़र-औक़ात अच्छा हो जाए और वो कारोबार करने पे राजी रहे। ऊपर वाला ये जो प्रॉफिट है ये इसीलिए एब नॉर्मल कहलाता है चूंकि ये उससे भी अबव है, उससे भी अबव है, लिहाजा ये मुनाफा एब नॉर्मल है जो सालाना एनुअल रिपोर्ट में या प्रॉफिट स्टेटमेंट में नजर आता है। ये खराजात पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, और आप इसे ब्रेक इवन भी कहते हैं। ठीक है, नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं हम इसे। ब्रेक इवन को इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो आपने कभी भी इसे नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं कहना, आपने इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहना है। चूंकि इसके अंदर तमाम फैक्टर का रिटर्न मिला है, तो तमाम फैक्टर के रिटर्न का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर को भी कुछ पैसे मिले हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। अब मसला आ जाता है लॉसेस। लॉसेस पूरी एक साइंस है, लॉसेस पूरी एक साइंस है। इसको समझने के लिए हमें दो बातों का अंदाजा करना पड़ेगा। पहली बात का हमें ये अंदाजा करना पड़ेगा
कि हमारी कॉस्ट किस किस तरह की होती है। तो एक दफ़ा मैं कॉस्ट कर्व्स का रिव्यू दोबारा करूँगा ताकि बात वाज़ेह हो सके। देखिए, बात सिंपल सी है कि आप जो है वो जानते हैं कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो यू शेप होता है। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, चूँकि आप इससे पहले जो है वो पढ़ चुके हैं अपना जो है वो कॉस्ट कर्व्स का साइंस पूरा। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है, लेकिन इसका मिनिमम पॉइंट पहले आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट थोड़ी देर से आता है। अब जहां तक सवाल है कि यहाँ पे कॉस्ट कर्व 2 है, लेकिन मैं कहता हूं कि 3 है। ठीक है जी, आपको कितने नजर आ रहे हैं कॉस्ट कर्व इस डायग्राम में? शाबाश, हाउ मेनी कॉस्ट कर्व्स आर देयर? 2, बट मुझे 3 नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे सर वो कैसे? मैं कहता हूं देखिए, बात ये है कि आपने एक इक्वेशन सीखी थी कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, इन द शॉर्ट रन दो कॉस्ट होती हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट बराबर होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल के कॉस्ट का नीचे का एरिया वेरिएबल कॉस्ट को ही शो कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट के नीचे का एरिया वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है। अब इसमें क्या ऐड हुआ है, क्या जमा हुआ है कि एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया? तो क्या चीज ऐड हुई है? शाबाश, एवरेज फिक्स कॉस्ट। का मतलब इन दोनों का दरमियानी गैप जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट को जाहिर करता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को जाहिर करता है। ठीक हो गई बात? तो यहाँ दो कॉस्ट है, तो कॉस्ट का अब कितने नजर आए आपको? भी मेरी नजर से देखें तो 3 ही नजर आ रहे। क्या ख्याल है? उसका दरमियानी गैप जो है वो फिक्स कॉस्ट है, नीचे वाला एरिया जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट है, और ऊपर का जो एरिया है वो वेरिएबल कॉस्ट के ऐड का फिक्स कॉस्ट के ऐड होने से एवरेज कॉस्ट बन गया। ठीक है जी, टोटल मिला के। अब मसला ये, आप कहेंगे सर अचानक इसकी जरूरत क्या पड़ गई? ये बातें तो कहीं और भी हो सकती थी। तो मैं बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कि जब लॉस शुरू होता है तो हमें ये याद रखना है कि जो लॉस फिक्स कॉस्ट तक है, अगर ऐसा कोई नुकसान हो तो फर्म विल कंटिन्यू बिजनेस इन द शॉर्ट रन, फर्म विल कंटिन्यू बिजनेस इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फर्म बिजनेस जारी रखेगी, लेकिन अगर लॉसेस बढ़ते 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 चले गए वेरिएबल कॉस्ट तक, कहां तक चले गए? वेरिएबल कॉस्ट तक, तो फिर फर्म विल बी क्लोज्ड। फर्म जो है वो कारोबारी दुनिया जो है, कारोबार क्या होगा? कारोबार आपका जो है वो बंद हो जाएगा, फिर कारोबार नहीं चल सकता। तो फिर हम इसे कहेंगे कि जनाब ये कारोबार नहीं है, बल्कि ये तो शट डाउन हो गया है। तो फिर लॉसेस अगर नीचे चले गए तो ये शट डाउन हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर कारोबार के बंद होने की सूरत पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब आपका इस पे कोई सवाल है तो कीजिए कि अगर फिक्स कॉस्ट में है तो कारोबार शॉर्ट रन में चलता रहेगा, लेकिन अगर वेरिएबल में चला गया तो कारोबार बंद हो जाए। ठीक है जी, क्लियर रहेगी बात? जी बच्चों, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, वो ये है कि आपने ये बात ऐसे ही याद रखनी है, फिक्स कॉस्ट तक नुकसान कारोबार को चलता रहने देगा शॉर्ट रन में, वेरिएबल में जाएगा तो कारोबार बंद हो जाएगा। वजह मैं बता सकता हूं, लेकिन वजह अगर आप सुन लें और आपको समझ आ भी जाए, तब भी आपने इसको याद इतना ही रखना है लेक्चर तक। उसके बाद आपने यही याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट में कारोबार चलेगा शॉर्ट रन में, और वेरिएबल कॉस्ट की लॉस में बंद हो जाएगा।
उसकी वजह ये होती है कि जो फर्म्स होती हैं इन्होंने, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर ये बिल्डिंग लेते हैं किराए पे तो ये 1 साल का किराया देते हैं। ये इकट्ठे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट देते हैं, बैंक की इंस्टॉलमेंट 1 साल की देते हैं, तो ये 1 साल का रेंट इकट्ठा ही दे देते हैं। लिहाजा अगर इस साल के दौरान कभी किराया इकट्ठा ना हो सके, जाहिर फिक्स कास्ट में किराया ही तो आता है, और क्या आता है, कवर ना हो सके, तो क्या कारोबार बंद करना चाहिए? क्यों बच्चों, जबकि आप रेंट पे कर चुके हैं तो क्या कारोबार बंद कर देंगे? नहीं, कारोबार बंद नहीं होगा, चूंकि आप वेट करेंगे, इसलिए वेट करेंगे, किराया तो दिया हुआ साल का, बैंक को पैसे भी दिए हुए साल के, तो जरा साल पूरा इंतजार करते हैं, हो सकता है 1-2 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक बाद हालात बेहतर हो जाए। क्या हाल? लिहाजा दोबारा स्टार्ट नहीं, स्टार्ट ही रहेगा, बंद नहीं होगा, कारोबार चलता रहेगा। दोबारा स्टार्ट तो होता है, बंद हो गया स्टार्ट होगा, तो कारोबार चलता रहेगा। लेकिन अगर बिल फर्ज आपके पास रॉ मटेरियल के पैसे नहीं है, ठीक है, जहां पास रॉ मटेरियल के पैसे नहीं है, आपके पास मजदूरों के लिए वेजेस नहीं है, तो फिर कारोबार चलेगा? यही है ना वेरिएबल कॉस्ट। क्यों बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट यही होती है ना। वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल होता है, मैंने बताई थी आपको जब कॉस्ट कर्व बनाई थी, तो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, मजदूरों की उजरतें होती हैं, तो अगर वो पूरी नहीं हुई तो कारोबार बंद हो जाना, फिर तो कहने की क्या जरूरत है। लिहाजा यहाँ पे अब अगले जितने डायग्राम है उसमें कॉस्ट कर्व एक नहीं 2 बनेंगे, ताकि क्लियर किया जा सके कि ये क्या सिचुएशन है, ताकि पता किया जा सके कि क्या सिचुएशन है। लिहाजा अब 2 कॉस्ट कर्व बनेंगे, लिहाजा आपको ज्यादा मोहतात होना हो। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट मिटा देते हैं, नहीं मिटता तो हम पेंसिल से मिटा के इसको चेंज कर देते, हम इसे कर देते हैं नॉर्मल लॉस, हम इसे क्या कर देते हैं, नॉर्मल लॉस कर देते हैं, ठीक है जी। और हम इसे नॉर्मल लॉस कर देते हैं। सब नॉर्मल प्रॉफिट भी इसको लिखते हैं हम, सब नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसी सूरत में कारोबारी सूरत हाल ये होती है कि दिस इज Q1, दिस इज P1, आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, जाहिर है लॉस शो करना है, लॉस शो करना है तो एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ जाएगा, शाबाश, रेवेन्यू से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, जी शाबाश। लॉस शो करना है मैंने, तो जाहिर बात है इसे अबव रखना पड़ेगा, तो मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन मैं इसे ऊपर ले जाने में एक चीज का ख्याल रखूंगा, वो ये कि मेरे कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट जो है वो हमेशा वहां आए जहां मार्जिनल कॉस्ट से कट कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मैं डेलिबरेटली अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इससे नीचे रखूंगा, ये बात शो करने के लिए कि मेरी जो फर्म है वो वेरिएबल कॉस्ट पूरी कवर कर रही है। बाकी तो आप वो स्टेरिक वाला पॉइंट आप जानते ही, आप खुद ही लिखेंगे। अब इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट भी आप खुद ही लिखेंगे तफसील, दूसरा पॉइंट जो मैंने 2 दफा बताया दोनों डायग्राम। तीसरे पॉइंट में आके आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई देखो कंप्लीट कवर हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट इज बीइंग कवर्ड, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर की जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट इज बीइंग कवर्ड, ठीक है जी। वाइल सिर्फ एक मसला है, वो क्या, ये लाइन को एक्सटेंड करके देखते हैं ना, ये यहां तक एक मसला है कि लॉसेस तो हैं, लेकिन लॉसेस की वजाहत ये बताती है कि एक पार्ट जो है ना फिक्स कास्ट का वो कवर नहीं हो रहा, जो कह सकते हैं जी से लेके एच तक जो भी आप पॉइंट दे दें, तो आप ये कहेंगे असल मसला ये है कि अ पार्ट ऑफ फिक्स कास्ट इज नॉट कवर्ड। उसको नाम कोई भी दे दीजिए, मैंने नाम क्या दिया है, H to G, नहीं G to H, तो G से लेके H तक फिक्स कास्ट कवर नहीं हो रही, देयरफॉर
फर्म विल कंटिन्यू, फर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और कंटिन्यू रहने की वजह ये है कि वेरिएबल कॉस्ट तो सारी कवर हो रही है और फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर थोड़ी सी नहीं हो रही, कुछ हो भी रही है, कुछ नहीं हो रही। लिहाजा ये जो है, आप इवन ये देखिए कि यहां से लेके यहां तक अगर मैं कहूँ ये जे पॉइंट है, तो जे से लेके एच तक जो है फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट भी कवर हो रही है थोड़ी सी, लेकिन जी से एच तक नहीं हो रही, अब पार्ट सिर्फ। ठीक है जी। जी अगर अबव भी आप बनाएंगे तो आपके एवरेज कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों को ही ये मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। ठीक हो गई बात, दोनों को ही मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। तो हम इस पॉइंट को रिपीट कर देते हैं, हम इस पॉइंट को रिपीट कर देते हैं, हम इसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है, हम यहां से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं, ये रही आपकी आउटपुट। ठीक है जी, ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हमें लॉस शो करना है तो हम एवरेज कॉस्ट ऊपर लेंगे, ये देखिए, और ये आ गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, तो अब हम क्या कहते हैं, पहला पॉइंट तो क्लियर होएगा ना। पहला पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे, ये तो आप नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ये आप पहले बयान कर चुके हैं, दो दफा सिखाया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे ई को एम सी और एम आर बराबर है। ठीक है जी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे प्राइस OP1 है, क्वांटिटी OQ1 है। ये बात हम पहले कर चुके हैं आपसे। ठीक है ना, दिस इज एम सी इक्वल एम आर, तो ये तो पॉइंट वही आपने एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, एम सी इक्वल एम आर, ये पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है जी। यहां तक क्लियर है जी, तो ये क्लियर है, चलिए शुक्र अल्लाह। अब मसला ये आ गया कि आप समझते हैं कि कारोबार कैसे चलता रहेगा, ये हमें वजाहत कीजिए। ये अभी आपसे बात की है हमने कि जनाब अगर लॉसेस जो हैं वो फिक्स कास्ट में हुए तो कारोबार चलता रहेगा, वेरिएबल में आगे कारोबार बंद हो जाएगा। इस बात को साबित करने के लिए हमने एबीसी को नीचे रखा है, किसके, एआर के। तो अगर एबीसी एआर से नीचे होगा तो क्या वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही कि नहीं हो रही? जी शाबाश जी, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही कि नहीं हो रही? जी हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि आपका एबीसी नीचे है यार से। तो आप ये लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, यहां मैं कहता हूं जे, आप कहते हैं कि देखिए x1 से जे तक क्लियर करता है कि वेरिएबल कॉस्ट इज कवर्ड, वेरिएबल कॉस्ट इज कवर्ड। ठीक है, और इसको जरा एक्सटेंड भी कर दीजिए यहां तक ये, ताकि आपका लॉस इस तरफ शो हो ना, ये देखिए कॉस्ट इस तरफ शो होनी चाहिए, तो इसको एक्सटेंड कीजिए ताकि ये लॉसेस जाहिर हो। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपका, आप इसे कह देते हैं ये मेरा पॉइंट जी है, ये मेरा पॉइंट एच है। तो आप कहते हैं ओनली अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट इज नॉट कवर्ड। अब देखिए कौन सा फिक्स कॉस्ट का हिस्सा ए आर से ऊपर है और कौन सा नीचे है, मुझे बता सकते हैं आप? जी शाबाश, कौन सा हिस्सा फिक्स कॉस्ट का जो है वो ए आर से ऊपर है? शाबाश, जी से एच तक या एच से जी तक एक ही बात है। तो जी से एच तक का हिस्सा ऊपर है, इसलिए अ पार्ट ऑफ, ओनली अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट इज नॉट कवर्ड, फिक्स कॉस्ट इज नॉट कवर्ड, इसलिए कारोबार जारी रहेगा। सो बिजनेस विल कंटिन्यू। ठीक है, इसलिए कारोबार जारी रहेगा। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, लेकिन अगर लॉसेस वेरिएबल कॉस्ट तक चले गए,
तो फिर तो कारोबार को बंद करना पड़ेगा आपको, लिहाजा वो भी बना के देखते हैं वो कैसे होगा। पहली बात तो ये कि वही इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आ गया आपका OQ1 प्राइस 1, पहला पॉइंट आप वही लिखेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोजिंग डाउन, ठीक है जी। बल्कि आपके जो कोर्स है उसके अंदर क्लोजिंग डाउन नहीं है, आपके कोर्स में जो है वो शट डाउन है, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर ये शट डाउन पॉइंट है तो वो कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि पहला पॉइंट तो वही आप लिखिए ना जो आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप लिखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ए आर क्या है, एम आर क्या है, सारे लेबल लगाएंगे। उसके बाद दूसरा काम आप ये करेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है जहां एम सी जो है वो एम आर के बराबर है, OQ1 जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड OP1 आपकी प्राइस है। अब सिचुएशन आप बतानी शुरू करेंगे कि यहाँ सिचुएशन ये है कि जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है वो बहुत ऊपर आ गया, जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है बहुत ऊपर आ गया। इवन आपका एवीसी जो है वो ई पे आ गया है, एवीसी भी आपका ई पे आ गया। इसका मतलब ये नुकसान बहुत बढ़ गया है, नुकसान बहुत बढ़ गया है और एवीसी किसी भी वक्त अनकवर हो सकता है, यानी बिल्कुल एज पे है। तो इसका मतलब किसी भी वक्त ये थोड़ा सा और ऊपर गया तो मामला खत्म हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि देखिए ई से लेके जी तक फिक्स कॉस्ट, यानी the whole fixed cost is not covered, the whole fixed cost uncovered, पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट आपकी अनकवर्ड है। एंड एवीसी इज एट AR, एवीसी जो है वो AR पे आ चुका है, लिहाजा ये शट डाउन पॉइंट है। लोग बैठ के सोच रहे हैं कि किस वक्त कारोबार को बंद कर दिया जाए, किस वक्त कारोबार को बंद कर दिया जाए। लिहाजा हम इसे ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपका क्लोजिंग डाउन, ठीक है जी। इट इज कॉल्ड व्हाट इज बिजनेस इज शट डाउन। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि जनाब कारोबार कैसे बंद करना है, ठीक है ना। तो लॉस का पार्ट भी बड़ा हो गया और एवीसी कहाँ आ गया। तो आपने शट डाउन के लिए एवीसी को कहाँ रखेंगे, जरा मुझे एक दफा आप लोग बताइए। वेयर वी शुड प्लेस द एवीसी, हमें एवीसी को कहाँ प्लेस करना चाहिए। शाबाश, उसको एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रखना चाहिए। तो ये शट डाउन है, ठीक है। याद रहे इससे ऊपर ले जाएंगे तो फिर वो क्लोजिंग डाउन हो जाएगा, शट डाउन नहीं रहेगा। फिर तो कारोबार बंद हो चुका है। तो ये है सूरत नज़ा, अभी मरा नहीं, बिजनेस मरने जा रहा है। लेकिन अगर एवीसी ऊपर चला गया फिर बिजनेस डज हो चुका, यानी जो है वो डेड हो चुका है। तो लिहाजा यहाँ डेड नहीं है, अभी डेड होने जा रहा है। शट डाउन को कहते हैं डेड डाउन होने, यानी अभी क्लोजिंग डाउन के पास पहुंच चुका है, यानी बंद करने का तरीका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचेंगे। तो लिहाजा शट डाउन में इसे आपने ई के ऊपर रख देना है। तो अभी तक चारों स्टेट क्लियर हुए आपको, एब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस या सब नॉर्मल प्रॉफिट और क्लोजिंग डाउन। तो ये चार बड़ी आसान है। तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन की एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल और बहुत आसान है। उसकी वजह ये, अच्छा ये डायग्राम्स जो किताबों से मैंने लिए हैं वो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिए ताकि आप उसमें देख सकें। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये आपका शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे है, ठीक है। और ये देखिए जब एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे है तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, जब उसके ऊपर आ गया तो फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट है, और जब इससे ये अबव चला गया तो फिर ये नॉर्मल लॉस है। और जब क्लोजिंग डाउन शो करना है आपने तो फिर आपने ये एवीसी इसके ऊपर ले आना है और इसको इससे भी ऊपर ले जाना है। ये
अच्छा, आप चाहें तो आप बेशक ये ना बनाएं, ये ना बनाएं, बस ऐसे इसके ऊपर ले आएं, तब भी ये जाहिर हो गया। जी बच्चों, क्लियर है जी? नहीं, वो नहीं बनानी, फिक्स कर कास्ट कर देखिए, फिक्स कास्ट कर तो उसके गैप से जाहिर हो रही है, उसके गैप से जाहिर हो रही है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो, फिक्स कॉस्ट कवर ना हो तो बिजनेस शट डाउन हो जाता है। हाँ, फिक्स कॉस्ट पूरी कवर ना हो और आपका एवीसी बिल्कुल ऊपर आके आ जाए किसके, प्राइस के या एवरेज रेवेन्यू के, तो फिर ये क्या है, फिर ये शट डाउन है। शट डाउन का मतलब ये कारोबार बंद होने के बहुत करीब पहुंच चुका है, किसी भी वक्त थोड़ी सी कर्व ऊपर गई तो कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा बच्चों, तो ये आ गया आपका शट डाउन। अब चलते हैं हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में याद रखना है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी सिंपल। क्योंकि लॉन्ग रन में जर्नली फर्म जो होती हैं, जर्नली फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। चूंकि सम फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, लिहाजा इसमें कोई इशू ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर मुनाफा नजर आए तो फर्म्स प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तो सारी फर्म्स ही प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं, इसलिए फिर प्रॉफिट का आंसर जाया हो जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम आप सब बच्चे बना सकते हैं, वो बड़ी सिंपल सी होती है। वो कैसी होती है, लॉन्ग रन के लिए हम यहाँ पे इसको कहेंगे LMR इक्वल AR, क्योंकि लॉन्ग रन है, ये प्राइस है, यहाँ रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, इस तरफ क्वांटिटी है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जहां इसको कट करेगा ये आपका LMC कहलाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग रन है। ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। अब यहां पे जो है ये आपका लॉन्ग रन मार्जिनल, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, LAC। सो दिस इज द ई पॉइंट, दिस इज द ई पॉइंट। तो ई पॉइंट आप जानते हैं कि जब एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाता है AR पे, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, शाबाश जी शाबाश। अगर एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, अगर वो ऐसा कोई सवाल दे तो उसे तो 20 नंबर देने पड़ेंगे, लिहाजा वो ऐसी गलती नहीं करता, वो कोई एक आध डायग्राम मांग लेता है। चलिए देखते हैं क्या करता है वो। सबसे पहले तो ये लॉन्ग रन का डायग्राम थ्योरी के साथ भी मैंने लिख दिया, इसके बाद आगे आपके सवाल। तो देखिए ऑटम 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म परफेक्ट कंपटीशन। आप परफेक्ट कंपटीशन से क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कल हमने लिखी थी। विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम, एक अप्रोप्रिएट डायग्राम से एक्सप्लेन कीजिए इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में एक्सप्लेन कीजिए क्या, इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में। तो ये इस तरह से सवाल आया हुआ है, खाली नॉर्मल प्रॉफिट बना के दिखाना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्सप्लेन द टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कहाँ होता है, जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है। ब्रीफली डिस्कस द रीजन ऑन द अकाउंट ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक्ट एज अ प्राइस टेकर रादर देन प्राइस मेकर। तो ये बात हो चुकी है कि जहां डिमांड कर्व कट करेगा सप्लाई कर्व को, वो प्राइस जो डिटरमिन होगी वही सबको कबूल होगी, जितनी भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होंगी वही आगे जाके उसका AR और MR बन जाएगा, लिहाजा यही उसकी प्राइस होगी। तो उसे वही प्राइस लेनी पड़ेगी जो कि डिटरमिन हुई, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बात क्लियर है जी आपको, शाबाश। ठीक होगी बात। अब रही बात, ये बिल्कुल ठीक हो गया बेटा, बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी कंडीशन जरूरी है परफेक्ट कंपटीशन के प्रिवेल करने के लिए, यहां क्या लिखेंगे आप,
यहाँ क्या लिखेंगे आप? शाबाश, यहाँ पे आप लिए बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन लिखेंगे। एग्जैक्टली जी, यही बात ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब एक टेक्निकल सवाल पे बात करते हैं। ये एक सवाल दिया हुआ है, इसमें वो कहता है एक्सप्लेन, आपको हमने दी है, एक तो टोटल रेवेन्यू दिया है, एक टोटल कॉस्ट दी है, तो आप ऐसा करें कि इक्विलिब्रियम बता दीजिए। भाई सीधी बात है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, कोई बच्चा बता सकता है हमें? इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है जी? शाबाश, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट? जी, इक्विलिब्रियम जहां MCMR होता है। इसका मतलब है आपको टोटल रेवेन्यू को कन्वर्ट करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू में, और टोटल कॉस्ट को कन्वर्ट करना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट में, और जहां पे दोनों बराबर हो जाए दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंपल, क्लियर हो गई जी बात? ये आपने करना है। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, ये बात मैं आपके ऊपर डन कर देता हूं कि आप लोग इसे करेंगे। तो यहां पे आके हम परफेक्ट कंपटीशन को कहते हैं कि ये कवर हो गया है, यानी कंपटीशन जो है कवर हो गया। अब यहां पे हम